आज हम पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इसके पहले हमने आपको होमवर्क दिए थे, और उसके बाद हम आज आप लोगों में से जो नाद बिंदु उपनिषद को जो प्रेजेंट करना चाहे या थोड़े टाइम में उसको समराइज करना चाहे वो करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे, मैं करूँगा, और फिर आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है, एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा कि उसके माँ के पति की बहन मेरी माँ है। आप बताएं कि उस पुरुष और उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? चचेरा भाई या ममेरा भाई या फुफेरा भाई या फिर सहोदरा भाई? इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या बताएगा इसमें? एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा कि उसके माँ के पति, तो पहले क्या करेंगे? माँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके माँ के पति के लिए पहले हमने एक तो मान लो x मान लो, y मान लो, उसके माँ का पति, तो माँ मतलब क्या होगा? बच्चे नीचे हो जाएंगे, या मान लो बच्चे हैं, मान लो m मान लो, माँ मान लो x है, तो माँ के पति क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, y के प्लस हो जाएगा। एक क्या बताया इसमें? पुरुष ने कहा कि उसके माँ के पति के बहन, माँ के पति की बहन, तो पति हो गया, y हो गया, पति की बहन, तो भाई बहन के लिए क्या बोला था? दो डैश लाइन बोला था हमने। पति का बहन, बहन मान लो ये क्या है आपका? z मान लो। मेरी माँ है, तो मेरी माँ है, इसका मतलब क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। तो मेरी माँ है मतलब क्या हुआ? इनके बच्चे, तो क्या संबंध हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा। आप बताएं उस पुरुष का उस औरत के साथ क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम ऐसे देखेंगे, नॉर्मल देखेंगे अगर, तो भी हम इसको कर सकते हैं, और अगर आप इसको बिना डायग्राम से करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। मान लो ये औरत बताया गया है, तो मान लो ये औरत है। इसके बाद क्या बताया? माँ, तो माँ हो गया। माँ का क्या बताया गया इसमें? पति। पति हो गया। तो माँ का पति तो क्या बनेगा? पिता बन जाएगा। उनके बहन, तो आपका सिस्टर हो गया, मतलब बहन लिख दिया इसमें। तो बहन का क्या संबंध होगा इसमें? इनके साथ बुआ बन जाएंगे। इसके बाद आपका आता है, अब इनके साथ अगर बनाएंगे माँ, और ये आपका हो जाएगा इनके साथ पुरुष। यानी क्या होगा? फुफेरा भाई। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताएं विजय शिवानी से किस प्रकार संबंधित है? पिता या चाचा या मामा या भाई? करते नॉर्मल से। क्या बताएगा इसमें? सबसे पहले शिवानी है, इसका आप रे डायग्राम से भी कर सकते हो। रे डायग्राम जब बनाते हो तो सबसे पहले आप ऑरिजिन के बनाते हो। क्या है आपका? शिवानी। शिवानी
उनके पिता और इकलौता पुत्र क्या बनेंगे? अब इसके बाद जो कंडीशन दिया गया है उसको अप्लाई करो। पिता क्या संबंध बनेंगे? ये आपका विजय है। संबंध क्या बना? पिता बन गया और ये आपस में क्या हो गए? चाचा हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पिता हो जाएगा। आप लोगों में से किनको नाद बिंदु उपनिषद जिनको तैयार है वो प्रेजेंट करें एक बार नाद बिंदु उपनिषद को। और इसका जो फैक्ट्स खाली बताएंगे, इसका उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम आते आते आप लोग भूल ना जाओ और एग्ज़ाम में जो है वहाँ केवल आपके फैक्ट्स को ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या बताए गए हैं, ओंकार के विषय में क्या क्या बताए गए हैं और इसके जो मुख्य मुख्य बातें क्या क्या है, एक शॉर्ट में आप में से जो भी प्रेजेंट करना चाहें वो इसको कर सकते हैं। और आप ओरली बोल के कर सकते हो जिससे सब लोग सुनेंगे और इसका रिवीजन रहे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमें सारा कुछ रिवीजन करना संभव नहीं हो पाता। तो आप नाद बिंदु को करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा, एक बार कोशिश करेंगे। जो भी करना चाहे उनके लिए। सर मैं थोड़ा सा समरी बता सकती हूँ? हाँ बताएं। हरिओम सभी को। नाद बिंदु उपनिषद का मैंने जो अभी थोड़ा दिन पहले रीड किया था उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। हाँ। कि नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंध रखता है। 56 मंत्रों की इस उपनिषद में वैराज प्रणव का स्वरूप बताया गया है और उसमें वैराग विद्या का फल भी बताया गया है। प्रणव की 4 मात्राओं का स्वरूप बताया गया है नाद बिंदु उपनिषद में। व्यष्टि और समष्टि का भेद भी इसी नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है और प्रणव की 12 मात्राएं बताई गई हैं, मतलब ओंकार की 12 मात्राओं का इसमें वर्णन किया गया है और अलग अलग मात्रा से क्या फल मिलता है उसका भी इसी नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है। और बताएं। हाँ सर, जहाँ गलत हूँ वो बता दीजिएगा। नहीं आप आपने पूरा बताएं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। हाँ, और इसमें ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप और उसके ज्ञान का फल भी बताया गया है। उपेनाद का स्वरूप बताकर नाद रूढ़ योगियों के लिए विदेह मुक्ति का लाभ भी नादानुसंधान में बताया गया है, मतलब नाद उपनिषद में बताया गया है। नादानुसंधान का लाभ भी इसमें नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है। मेन सबसे ज्यादा इन्होंने यहाँ पे प्रणव की जो 12 मात्रा है उनका अलग अलग फल बताकर मतलब इस उपनिषद में उसकी अलग अलग मात्राओं को फल बताया है। ओके। और सर 12 मात्राएं हैं उसमें। ओके। बस मुझे अभी मतलब थोड़ा समरी इतना ही याद है उसका। ठीक है, आपने जो कोशिश किया बहुत अच्छा कोशिश किया आपने, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो मैं इसलिए बोलने के लिए आप लोगों को कहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हो, कि इस दिशा में करने से आप एग्ज़ाम में कितना आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी आपने जितना बताया है वो सारा क्या क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव नहीं था। क्वालिटेटिव मतलब क्या, आपने मुख्य जो बातें बताया है, आपने बताया कि ओंकार के बारे में बताया गया है और ओंकार के इत्यादि के बारे में बताया गया है। ये जान करके आप एग्जाम में कैसे करोगे? हमें क्या चाहिए, एकदम टू द पॉइंट चाहिए हमें। क्वांटिटेटिव मतलब जो लॉजिकल डेटा होती है, जो इसको फैक्ट्स कहते हैं, उसको हमें चाहिए। आप इसके बाद जब भी प्रेजेंट करेंगे आप लोग तो कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आपको लिखित रूप से नहीं आएगा, एग्जाम में आपको एक फैक्ट्स ही पूछे जाएंगे। जैसे आपने बताया, ये आपने क्या किया, इसको आपने प्रिपेयर किया, रिवीजन किया, लेकिन आप जब रिवीजन करेंगे
तो इसके फैक्ट्स के बारे में, जैसे आपने कुछ बातें बताया कि मंत्रों की संख्या कितनी किसमें कितनी है, ये सही है क्योंकि ये आ सकते हैं। ये किस वेद से संबंधित है ये बताया आपने, तो ये वेद के संबंधित बात बतानी है, ऋग्वेद के 56 मंत्र आपने बताया 56। तो ये आपने ये आपका ये क्वांटिटेटिव है, ये डेटा है। लेकिन उसके बाद जो आपने बताया, उसके बाद आपने क्या बताया बताइए? व्यष्टि और समष्टि का भेद बताया गया, व्यष्टि और समष्टि। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, और इसके बाद प्रणव की 12 मात्राएं बताई गई हैं, अलग अलग मात्राओं का फल बताया गया है। ओके, मतलब और उसके ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप और उसके ज्ञान का फल भी बताया गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको डिटेल देनी है कि प्रणव के जो मात्रा क्या है, उसके फल क्या है, क्योंकि इन्हीं 12 मात्रा में से कोई एक मात्रा दे देगा एग्जाम में और उसका फल पूछ लेगा, या फल दे देगा या मात्रा पूछ लेगा। आपको सारे 12 का 12 मात्रा याद रखनी है, ये चाहिए। वैराज सर उसका मेन तो ये है ना, हंस का, हाँ, हंस के बारे में बताया गया। सबसे मेन तो यही है ना कि हंस के बारे में पूरा वर्णन किया गया है ना उसमें। हाँ, एक एक करके आप लोग जोड़ते जाइए, जिसको जिसको जितना तैयार किए हो हंस के बारे में। लेकिन सोचो कि आपने बोला हंस के बारे में जोड़ा गया है, एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे कि हंस के बारे में जोड़ा गया कि नहीं गया है एग्जाम में। नहीं सर, ऐसा नहीं, हंस को बोला गया है ना कि उसकी दाएं पंख क्या है, ये सब बोला पूछा गया है एग्जाम में। ये आएगा कि दाहिना पंख क्या है, बाया पंख क्या है, ये आएगा, पैर क्या है, ये आएगा। और शरीर की वो 7 अंगों को जोड़ा गया है, मतलब पैरों से घुटना, भूभाव लोग, पुरुष 7 लोगों को जोड़ा गया है, धर्म अधर्म को, गुण को जोड़ा गया है हंस के। ये जितना फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को आपको विस्तार से बतानी है कि वैराज्य भी प्रणव विद्या का फल क्या होता है, ये बतानी है। प्रणव की 12 मात्रा का हम एक और शब्द क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, कि प्रणव के 12 मात्राओं यानी कला का उल्लेख बताया गया है। उसके बाद इसमें नादानुसंधान के बारे में बताया गया है, उसको बतानी है आपको। और आप जब शुरू करोगे तो आप क्या क्या बोलोगे कि नाद बिंदु उपनिषद के बारे में जो आपने भी बताया, ये इंट्रो दोगे कि सबसे पहले ये किस उपनिषद से ली गई है और कहाँ से ये उद्धृत की गई है, ये सारी बातें। उसके बाद आप बताओगे इसके बारे में, तो उसके जो विस्तार के बारे में, जैसे बताओ इसका। सर उसमें ना जो उपासकों का जो उस मात्रा के काल में जो उत्क्रमण का फल है वो भी इसी में बताया गया है। हाँ जी, तो आप बताओ कि इसमें मात्रा का नाम बताओ। जैसे घोषिनी से क्या होती है, घोषिनी पहले बोलोगे आप मात्रा का नाम जो बनाओगे। जब इसकी फर्स्ट मात्रा है घोषिनी, और इसके साधक भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जानी गई। हाँ जी, ये घोषिनी पहला मात्रा हो गया। ये आप लिखोगे, इसको ऐसे बताओगे, घोषिनी के मात्रा के ध्यान के, अगर हम मात्रा का नाम क्या है, घोषिनी है। इस मात्रा के ध्यान के समय प्राण के उत्क्रमण का फल क्या होगा, घोषिनी मात्रा में भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उत्पन्न होंगे। अगला क्या है, दूसरा नंबर आपका विद्युत है। क्या होती है इससे, महात्मा यक्ष के रूप में उत्पन्न होंगे। किसके रूप में उत्पन्न होंगे, महात्मा यक्ष के रूप में। उसके बाद आपका तीसरा क्या है, आपका तीसरा नंबर है आपका पतंगिनी। किससे क्या होती है, विद्याधर के रूप में उत्पन्न होते हैं। चौथा क्या होता है आपका वायु वेगिनी, क्या होगा इससे, गंधर्व के रूप में उत्पन्न होंगे। पांचवा क्या बोलोगे, नामधेया में क्या होती है, युवक के साथ निवास और सोमलोक में आनंद की प्राप्ति होगी। छठा क्या आपका ऐन्द्री में क्या होती है, इंद्र का साथ प्राप्त होती है। सातवां क्या है, वैष्णवी। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वैष्णवी के बारे में पूछा गया था, तो अगर हम 12 का 12 याद रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे एग्जाम में। तो वैष्णवी से क्या आपका मात्रा के ध्यान से क्या होती है, वैष्णव पद की प्राप्ति होती है, विष्णु के पद, वैकुंठ धाम। हाँ जी। फिर क्या आपका आठवां क्या है, शांकरी से क्या होता है, रुद्र और पशुओं के स्वामी होते हैं। फिर 9 आपका 8वां शांकरी हो गया। 9वां क्या है, महती से क्या होता है, महालोक की प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है, धृति, मतलब इसको धृति कहते हैं जी, इससे जनन लोक की प्राप्ति होती है। फिर होती है आपका नाड़ी से क्या होती है, तपोलोक की प्राप्ति होती है।
ये होती है आपका ब्राह्मी। ब्राह्मी से क्या होती है? शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये आपको जब आप बताओगे, खाली समराइज ऐसे नहीं बोलोगे आप, इस मात्रा का नाम, क्योंकि यही मात्रा का नाम जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपसे कोई एक मात्रा दे देंगे जिससे आपको आंसर देनी होगी। अब आप मुझे बताओ, कोई भी बताए, वैराज्य प्रणव का स्वरूप बताएं, कोई भी। नाद बिंदु उपनिषद में वैराज्य प्रणव का स्वरूप क्या है, बताइए। सूक्ष्म और घन नाद, और उनकी फिर 4 अवस्थाएं पड़ी हैं। आगे बोलो। उनकी 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं पड़ी हैं, और नाद के प्रकार पड़ी हैं। मतलब प्रथम में समुद्र की ध्वनि, द्वितीय में मेघ, तृतीय में भीरी झरना, फिर मध्य में होती है मृग ध्वनि, घंटा, नगाड़े, और लास्ट में कीड़ा बांसुरी की मधुर नाद सुनाई देती है, भेरी की आग। हंस विद्या के बारे में बताओ। सही क्या? हंस विद्या। हंस विद्या, हंस की उनके दोनों पैरों को रजो एवं तमोगुण, उनके शरीर को शत्रुगुण, बाई आंख धर्म और दाई आंख अधर्म, और ओमकार भी बोला है उनके पैरों को। ओमकार, दाएं पैर को ओमकार, बाएं पैर को नहीं, दाएं पैर को आ, बाएं पैर को ऊ, और पृष्ठ भाग को माँ, और उसकी चंद्र बिंदु, हंस के ऊपर जो दोनों बिंदी रहती है उसको मस्तक बोला है। अभी आप लोग देखो, जो अभी आप लोग देखो, अभी इसमें 4 मात्राओं का वर्णन है। एकार, उकार, मैकार और अर्धमात्रा। एकार दायां पंख, ओकार बायां पंख, मैकार पूंछ, और अर्धमात्रा है शीर्ष भाग। और इसमें त्रिगुण है, सत, रज, तम। तो सत हमारा शरीर हो गया, रज हमारा दाहिनी पैर हो गया, तम हमारा बायां पैर हो गया। इसमें धर्म है, धर्म और अधर्म। धर्म हमारी दाएं नेत्र, और अधर्म इसमें बाएं नेत्र। और इसमें लोक है हमारे 7, भू, भुए, स्व, मह, जन, तप, सत्य। ठीक है। भुए है हमारा दोनों पैर, मतलब वो हंस की बात हो रही है। भुए गंगा में, स्व को कटी में, मह नाभि में, जन हृदय में, और तप कंठ में, और सत्य भूकृति भूमध्य में। एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। और इसमें नाद का वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ पे बैठ करके जब योगी जब वैष्णव मुद्रा धारण करता है, तो उस समय हमारे दक्षिणी कान से हमें एक ध्वनि सुनाई देती है, और उस ध्वनि को हम नाद कहते हैं। और ये नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत नाद। ठीक है। आहत नाद वो होते हैं जो हम खुद बजाते हैं, जैसे ढोलक, तबला, ढोल, नगाड़े वगैरह होता है। मतलब किसी वस्तु को आहट करके जब हम उत्पन्न करते हैं खुद। और अहनात होता है जो ब्रह्मांड में खुद ही गुंजमय होती है, जो एक ध्यान से हम उसको सुन सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वो अहनात। वेरी गुड। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमें कैसे आप लोग को तैयार करनी है, क्योंकि देखो अभी आप लोग का जितना रेडी है, अगर आज दोबारा एग्जाम हो और अभी अगर ऐसे तैयारी के साथ जाओगे, तो शायद हम वो चीज़ को नहीं हासिल कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। एकदम पूरा सर अभी हाँ बोलो। कोई सर आप कंटिन्यू में बाद में बोलते हो। अभी हमें धीरे धीरे हम जानते हैं कि होता क्या कि एग्जाम के पहले भी हमारी स्थिति ऐसी ही होती है जैसे अभी है, क्योंकि हम रिवीजन होती नहीं है, और इतने कंटेंट है। नाद बिंदु उपनिषद में कुछ बातें हैं, ध्यान बुद्ध में कुछ और बातें हैं, त्रिशिख ब्राह्मण में और कुछ और बातें हैं। तो एक साथ हम क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में सब हमें मतलब हौच पौच हो जाता है। हमें लगता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, और वहाँ जगह में गलती हो जाती है। इसी चीज़ को सही करने के लिए अभी आपको आप समझ के कि कैसे करनी है। जो भी उपनिषद दी जाएगी आपको, उस उपनिषद के इंट्रो से लेकर के कि उपनिषद किसके कहाँ से उत्पन्न हुई है, और इसके मुख्य मुख्य बातें कितनी हैं, कितनी श्लोक है, अगर वो अगर चैप्टर में डिवाइडेड है तो चैप्टर का नाम क्या होता है, उसको जैसे
किसी जगह पे चैप्टर को बल्ली कहते हैं, किसी जगह पे कुछ और कहते हैं, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कुछ उपनिषद में कि कुछ पार्ट पद्य में होती है, कुछ पार्ट गद्य में होती है, मतलब पोएट्री में होती है, और आपका ऐसे नॉर्मली आपका गद्य में होती है। ये सारे डिटेल आपको तैयार करके करनी है, और जो मेन पार्ट होती है पूरा आप जानते हो पूरा उपनिषद अच्छे से, लेकिन जब प्रेजेंट करोगे जैसे अभी प्रेजेंट किया गया ठीक वैसे करनी है। अगर आपको नाद बिंदु के बारे में बतानी है, जैसे आप लोगों ने बताया, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे बताया, इसको और इतनी ज़्यादा शॉर्ट करनी है। आपसे पूछा जाए नाद बिंदु उपनिषद, आप ऐसे बोलोगे, ना तो एक भी फैक्ट छूटना चाहिए और ना ही कुछ एक्सेस चीज़ें में हमें लपेटना, मतलब ज़्यादा मतलब लंबा नहीं करना चाहिए। एकदम एग्जैक्टली जो फैक्ट्स है वो शार्प एकदम बैक टू बैक कट टू कट बोलते जाओगे। जैसे आपने बोला कि नाद बिंदु उपनिषद संबंधित वेद कौन सी है, ऋग्वेद बोलोगे। मंत्रों की संख्या कितनी बोलोगे, 56 बोलोगे। उसके बाद बोलोगे इसमें ओम रूपी हंस का शरीर में जो आपका ओम रूपी हंस का शरीर रूप में प्रतीक बताया गया है। वैराज्य प्रणव स्वरूप, इसमें क्या क्या बताया गया है, आकार मात्रा में क्या होती है आपका, अब इसका शरीर में इसका प्रतीक बोलोगे। शरीर में प्रतीक क्या होती है, दक्षिण पक्ष, और मात्रा का नाम क्या होती है, अग्नि होती है। फिर उकार मात्रा, शरीर में प्रतीक क्या होती है, उत्तर पक्ष। मात्रा का नाम क्या होती है, वायव्य मात्रा होती है। फिर आपका वैराज प्रणव का स्वरूप में क्या, मकार मात्रा। तो मकार के लिए क्या बोलोगे आप, तो मकार के लिए आप क्या बोलोगे, मकार के लिए क्या बोलोगे आप, मकार के लिए जो मात्रा उसको बोलोगे, क्या होती है मकार के लिए आपका, मकार के लिए होती है आपका शरीर में प्रतीक क्या, पुच्छ होती है। और मात्रा का नाम क्या होती है, भानु मंडला यानी सूर्य, इसको हम कहते हैं। तो ये आप इसको इस तरह से कट टू कट बोलोगे। फिर क्या होती है आपका अर्ध मात्रा, वैराज प्रणव का स्वरूप में क्या, अर्ध मात्रा। शरीर में प्रतीक क्या होती है, मस्तक में होती है। और मात्रा का नाम क्या होती है आपका, वारुणी होती है। उसके बाद आपने जैसे बोला आपने गुण, तत्व, धर्म, अधर्म। गुण में क्या बोलोगे आप, पादादि बोलोगे। तत्व में क्या बोलोगे, शरीर बोलोगे। धर्म में क्या होती है आपका दाहिना चक्षु होती है। अधर्म में क्या होती है, बाया चक्षु होती है। भूलोक क्या होती है, दोनों पैर होती है। भुवलोक क्या होती है, जानू यानी जंघा होती है। सुभालोक क्या होती है, कटी प्रदेश होती है। महालोक क्या होती है, नाभि होती है। जनलोक क्या होती है, हृदय होती है। तपलोक क्या होती है, कंठ होती है। सत्यलोक क्या होती है, भूमध्य के ललाट। इतना कंटेंट आपको पहले, आप शुरू में भले ही अगर आपने बना करके देख के बोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करनी है कि इसको बिना देखे आपके हमेशा एकदम पूरा माइंड पे एकदम एक मतलब इमेज की तरह बैठ जाए पूरा। ऐसे जब रेडी कर लोगे तो आप एग्जाम में क्या करोगे, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आपको ज़्यादा उस समय आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप इसको आप अच्छे से पढ़ो, फिर उसको हमने पूरा एक डिटेल में एक श्लोक का हमने पढ़ा के रखा है। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकती हो, और अगर आपके पास बुक है तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन उसको करके फिर इस तरह से आप इसको बनाओ। अपने हाथ से लिखा हुआ जो बनाओगे वो आपको लिखते तुरंत ही आपको माइंड में पूरा प्रिंट हो जाएगा। कहीं से प्रिंट आउट निकाल के किसी और का देखा हुआ पर के वो चीज़ नहीं बनती। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे नहीं बन पाता। आप कितना ही कुछ कर लो, होता नहीं है। लिखने पड़ते हैं, अपने हाथ से लिखने पड़ते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, इतना करने के बाद फिर आप बोलोगे नाद बिंदु उपनिषद में ये आपने पहला पार्ट आपने कर लिया। आप एक बार करके देखो, आप अपने हाथ से जैसे लिखोगे ना वो चीज़ें ऐसे माइंड में बैठेगा, उससे निकलेगा नहीं माइंड से। और एग्जाम में आप इतनी आसानी से कर लोगे कि आप सोच ही नहीं सकते। और इसके ऊपर उल्टा आप 100 PDF कलेक्ट कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, मोटी मोटी किताबें बना लो, वो सब अपनी जगह धरा रहेगा, कुछ नहीं होता है उससे। एक बार लिखोगे, उसके बाद जब प्रेजेंट करोगे एकदम गहराई तक पूरा छप जाएगा माइंड के अंदर। फिर आप 6 महीने बाद भी अगर रिकॉल करना चाहोगे फट से रिकॉल हो जाएगा। सैकड़ों बच्चों पे मैं देख चुका है इस चीज को, आप करके देखो। इसके बाद अब आएगा ये आपका प्रणव के 12 मात्रा यानी कलाओं को उल्लेख में आप बोलोगे। उसके बाद मात्रा का नाम में बोलोगे घोषिनी। फिर इसका आपका उत्क्रमण का फल बोलोगे। उस मात्रा में ध्यान के समय प्राण के उत्क्रमण का फल क्या होती है, मतलब उस मात्रा में ध्यान करते हुए अगर हमारी मृत्यु होती है, प्राण निकलती है,
तो हमें अगले जन्म में क्या होगा। अगर मात्रा का नाम में जैसे घोषिनी, अगर घोषिनी मात्रा में ध्यान करते हुए किसी का प्राण उत्क्रमण यानी निकल जाती है, यानी कि उसको मृत्यु होती है, तब अगले जन्म में क्या होगा, वो भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उत्पन्न होंगे। ये नादबिंदु उपनिषद में मेंशन है, लिखा हुआ है। उसी प्रकार से विद्युत, विद्युत क्या होती है आपका, विद्युत मात्रा में जब ध्यान करते हुए अगर किसी की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में वो, अगले जन्म में क्या बनेगा, महात्मा यक्ष के रूप में उत्पन्न होंगे। ऐसे अगर पतंगिनी मात्रा में आपका जब ध्यान करते हुए किसी का मृत्यु होती है तो क्या होगा, वो विद्याधर के रूप में उत्पन्न होगा। जैसे आप लिखोगे इसको ना, एकदम माइंड पे पूरा प्रिंट हो जाएगा पूरा। उसके बाद जब एग्जाम में कभी आएगा फिर आपको दोबारा देखने की कम ही जरूरत पड़ेगा, इतनी अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद क्या बोलोगे आप, कोई और बोलना चाहता है इसके बाद की बात क्या चीज है। इसके बाद आप किस तरह से बोलोगे, इतना तो आपने बता दिया। आपने क्या क्या बता दिया, आपने ओम रूपी हंस का शरीर रूप में प्रतीक क्या होती है और मात्रा का नाम क्या होता है, इसका आपने बता दिया आपने। फिर आपने प्रणव की 12 मात्रा को उल्लेख कर दिया आपने। उसके बाद क्या बोलोगे, इसमें आसन, सिद्धासन और मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा, अवस्था 4 है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था। इन सब का आप क्या करोगे, अच्छे से आपने इसको विस्तार से आपको बतानी है। आपका इसके बाद आपको बतानी है उस ब्रह्म से परे अतीव शुद्ध, व्यापक, निर्मल, शिव या सदा उदीयमान, अति इंद्रिय, गुणातीत परब्रह्म जब विद्यमान है, जब योगी का मन उसमें लीन हो जाता है तब वो क्या होता है, अनुपम, शिव, शांत और योग से युक्त हो जाता है। वो संसार के क्या होती है, सभी पाशों से मुक्त हो जाती है और कमल प्रभु जो ऐश्वर्य के जो स्वामी होते हैं उनका बन जाता है। ये संसार उस समय रज्जु में जैसे कि सर्प की भांति क्या होती है, आपका अध्यस्त ऐसा लगता है। उसके बाद आप बोलोगे नादानुसंधान में कि सिद्धासन में बैठ करके वैष्णवी मुद्रा लगा करके दाहिने कान से हमें अनाहत को कंटिन्यू, सतत, लगातार सुनना चाहिए। क्या बोलोगे, नादानुसंधान में क्या बोलोगे, सिद्धासन में बैठ करके कौन सी मुद्रा, अब एग्जाम में यही आता है कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार किस आसन में बैठकर कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए। तो आप बोलोगे सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगानी चाहिए। और किस कान से कौन सी आवाज सुनना चाहिए, तो आप बोलोगे दाएं कान से अनाहत को सतत सुनना चाहिए। बस एक ऐसे अगर आप रेडी कर लोगे तो एग्जाम के लिए आपको ज्यादा आपको उस समय की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चाहिए कि आपको हमेशा, जैसे आज हम नाद बिंदु को अच्छे से हम बता देंगे चीजों को, आगे हम क्या करेंगे, रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे कि नाद बिंदु का हम डिस्कस कर चुके थे। आप बताओ कि नाद बिंदु में पतंगिनी मात्रा में अगर किसी का प्राण त्याग होती है ध्यान लगाते हुए, तो उसको उसमें अगर प्राण निकलने से अगले जन्म में उनको क्या मिलेगा, तो आपको तुरंत बतानी है कि विद्याधर के रूप में उत्पन्न होंगे। ये चाहिए। ऐसे जब आप रेडी कर लोगे तो आप देखो जीआरएफ निकलते कि नहीं निकलती। जीआरएफ तो निकलेगा ही। किसी भी जगह अगर इंटरव्यू देने जाओगे ना, इतनी जल्दी और इतना आप कमांड के साथ, इतना आप आत्मविश्वास के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दोगे तो शायद मतलब आपको वो मतलब वहां पे आपको उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आपको ना रखें, आपको सिलेक्ट ना करें। इतनी अच्छी आपको बन जाएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज से लेकर के आंसर देने की क्षमता से लेकर के आपका जो वॉइस टोन से लेकर के इतने शार्प बन जाएगा, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस होती है आपका वॉइस का टोन चेंज हो जाती है। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपको ना रखें, आपको रखने ही पड़ेंगे, मतलब उनको रखना पड़ेंगे, इस तरह कुछ बन जाएगा। और एग्जाम तो आपका रिटर्न तो आपका अच्छा होगा ही। किसी भी जगह पे अगर आपको लेक्चर देनी होगी नाद बिंदु के ऊपर, तो आप बिना ज्यादा रिवीजन किए आप सब कुछ बोल सकते हो और क्योंकि आप टू द पॉइंट बोलोगे, इतनी ज्यादा बेनिफिट है इसके। इस तरह से हमें रेडी करने होंगे। नाद बिंदु उपनिषद में और कुछ बताना चाहेंगे कोई? नाद के 2 प्रकार होते हैं इसमें, आप इसको भी बोलोगे। सिद्धासन में बैठ करके जब हम वैष्णवी मुद्रा लगा करके हम दाहिने कान से अनाहत को क्या करेंगे, सतत सुनेंगे।
आदि ध्वनि में क्या मिलती है? जब आदि ध्वनि होती है तो जलधि, जीमूत, भेरी और निर्झर। जब मध्य ध्वनि होती है तो क्या सुनाई देता है? मर्दल, 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 घंटा और काहल। मर्दल क्या होती है? मर्दल इसको बोलते हैं, मर्दल, मर्दल। और फिर क्या होती है आपका? घंटा। और फिर होते काहल। ये सारे फैक्ट्स है। फैक्ट्स मतलब क्या? आपका जो डेटा है ये बदलता नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम व्याख्या करते हैं, ये व्याख्या अपने अपने हिसाब से होती है। लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं कि उसमें लिखी हुई है कि ये ध्वनि सुनाई देती है, तो ये आपका फैक्ट्स हो गया। अगर बोलते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद में मंत्र की संख्या 56 है, तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। ये क्वांटिटी है, इसको आप ये कभी चेंज नहीं होगा, सब जगह सबके लिए समान होगा, तो ये आ सकता है। जो क्वांटिटेटिव डेटा होती है, या जिसके जैसे किसी संख्या हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया, एग्जाम में यही सब चीज़ें आती है। फिर आप बोलोगे अंतध्वनि। अंतध्वनि में क्या होती है? किंकिनी, वंशी, वीणा और भ्रमर। इस तरह का आपका अंतिम ध्वनि जो होती है भ्रमर गुंजन के रूप में हमें मिलती है। मध्यावस्था में क्या मिलती है हमको? मृदंग, घंटे, नगाड़े, ये सारी चीज़ मिलती है हमको। इसको काहल भी कहते हैं, इसको काहल भी। और शुरुआती अवस्था में आदि ध्वनि यानी आरंभिक अवस्था में क्या मिलती है? समुद्र, मेघ, भेरी, जर्जर, इस तरह के निर्जर, इस तरह की आपको आवाज़ें मिलती है। तो ये आप इसको बोलोगे। इसके बाद आप क्या बोलोगे? बोलो, आप में से कोई बोलो। नादानुसंधान साधन में योगी जब सिद्धासन में बैठ करके वैष्णवी मुद्रा धारण करता है, धारण करके जब दाएं कान के भीतर उठते हुए नाद को श्रवण करता है, तो इस प्रकार के नाद का जो किया गया अभ्यास होती है, ये बाहर की ध्वनि को ढक लेता है। इस तरह से दोनों पक्ष यानी आकार और मकार को जीतकर पूर्ण ओंकार को आत्मसात कर लेता है। और जब ऐसा करता है तब कौन सी अवस्था प्राप्त करता है? तुरीय अवस्था प्राप्त करता है। ये आपको बतानी होंगे, ये आपको जब आप पढ़ोगे उपनिषद को अच्छे से तब जानोगे इसको। तो क्या प्राप्त करते हैं? तुरीय अवस्था प्राप्त करते हैं। अभ्यास की जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें आपका अनाहत शब्द सुनाई देती है, उसका महान नाद भी कहते हैं। इसके बाद अभ्यास जब अधिक बढ़ने लगती है तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद भी सुनाई देती है। उसमें साधक का मन सबसे पहले जहाँ जहाँ भी किसी भी नाद में लगता है, जहाँ भी उसको लगता है, वहाँ पर मन को हम स्थिर करने देते हैं। और चित्त स्वयं भी क्या होती है? इसमें विलीन हो जाती है या विलीन होने लगती है। इसके बाद आपका ये नाद क्या करता है? विषय वासना को मिटा देता है। ये नाद क्या होती है? मनोरूपी हिरण को बांधने, जैसे बांध नहीं लेते हैं इसका हिरण को, ऐसे बांधने में जाल की तरह काम करता है। अब इसके बाद क्या बोलोगे? नाद के प्रकार। नाद के प्रकार क्या क्या है बोलो? एक होती है घन नाद, एक होती है सूक्ष्म नाद। घन नाद में क्या होती है? अवैध ध्वनि। और सूक्ष्म नाद में क्या होती है? बहुत धीमे, अति मंद ध्वनि होती है। फिर बोलो अगर आगे क्या बोलोगे आप? मनोलय स्थिति कैसे होती है? मन वहां विलीन हो जाता है। हाँ बोलो। मन तो लीन हो जाना। अर्थात परमेश्वर भगवान विष्णु का परम पद है। हाँ जी। और मन का आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्द का उच्चारण और श्रवण होती है, उसके बाद नहीं होती है। आगे बताएं क्या होंगे? और कोई बताए? सर मैंने तो पढ़ा था, इससे आगे नहीं पढ़ा। हमने बताया इसमें जो भी आपने अभी जो आपने किया, आपने अगर आप इसको कर देते हो कि नाद बिंदु उपनिषद में, इस उपनिषद में इसका संबंध क्या है आपका? ये सबसे पहले क्या बोला आपने? मैं आपको इसको फिर से मैं बताता हूँ। जब आप ऐसे एक छोटी सी आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते हो एक छोटे पैराग्राफ में,
लगभग सारे पॉइंट इसमें आ जाती है। उसके बाद आप जैसे उनको याद करोगे इन पॉइंट को, उससे आप पूरा बताते रहोगे। जैसे हमने क्या बताया इसमें, नाद बिंदु उपनिषद, इस उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। 56 मंत्रों की इस उपनिषद में वैराज्य प्रणव का स्वरूप, वैराज्य विद्या का फल, प्रणव की मुख्य 4 मात्राओं का स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि के भेद से प्रणव के 12 मात्रा के भेद का कथन, और उपासकों को उस मात्रा के काल में उत्क्रमण यानी मृत्यु होने पर उसका फल, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप और उसके ज्ञान का फल बताया गया है। अब जैसे सोचो कि आप जब इसको अगर आपने खाली माइंड पे रखा तो देखो सारा पॉइंट आ गए। आपने क्या लिखा, आपने 56 मंत्रों की, आपने मंत्रों की संख्या पता चल गया, किस वेद से ये पता चल गया। उपनिषद में वैराज्य प्रणव का स्वरूप, आपको पहले क्या मिला, आपको ये मिला वैराज्य प्रणव। आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे तो माइंड पे क्या रहेगा, आपको क्या बोलनी है, वैराज्य स्वरूप, वैराज्य प्रणव का स्वरूप बतानी है। तो वैराज्य प्रणव का स्वरूप में रिकॉल करो कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपने जो पढ़ा आप पूरा बता दो। उसके बाद क्या पढ़ा आपका, वैराज्य विद्या का फल क्या होती है उसका रिकॉल करो, उसको आप पूरा बताओ। शुरू में अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो आप देख के बताओ, लेकिन आप लिखोगे इस तरह से ताकि पूरा परफेक्ट हो जाए, कुछ छूटे भी ना और एक्सेस चीजें ना आए, एक्स्ट्रा चीजें ना आए। उसके बाद क्या लिखा है, प्रणव के मुख्य 4 मात्रा का स्वरूप। ये आप देखा आपने एक पैराग्राफ में पूरे आपका पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अगर जब आप रिवीजन भी करोगे आपके सामने खाली ये पैराग्राफ ही होगा और कुछ नहीं होगा जो आपने लिख के रखा है। अब आपने इसमें क्या लिख के रखा है, प्रणव की मुख्य 4 मात्रा का स्वरूप। आंखें बंद करो, रिकॉल करो क्या था, प्रणव की 4 मुख्य मात्राओं के स्वरूप क्या था। जो प्रणव की 4 मुख्य मात्रा का जो स्वरूप है उसको रिकॉल करो, उसका आपको क्या होगा, रिवीजन होगा उससे। व्यष्टि और समष्टि के भेद से प्रणव के 12 मात्रा 12 होती है, 12 मात्रा भेदों का कथन और उपासकों का उस मात्रा के काल में उत्क्रमण का फल। उत्क्रमण मतलब क्या, मृत्यु होने पर क्या क्या होती है। जैसे आप इसको रिकॉल करोगे, अभी हमने जो 12 का 12 हमने बताया, इसमें सारा आपको याद हो जाएगा सारा। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप और उसके ज्ञान का फल बताया गया है। उसके बाद तदुपरांत ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के भाव और अभाव पर विचार किया गया है। फिर क्या बताया गया, तुरीय की प्राप्ति के लिए नादानुसंधान नामक उपाय का निर्देश किया गया है। फिर नाद के मन का नियमन का सामर्थ्य भी बताया गया है, और बाद में अंत में उपेय नाद का स्वरूप बतलाकर नादारूढ़ योगियों के लिए क्या बताया गया है, विदेह मुक्ति का लाभ बताया गया है। इतना करने के बाद जब आपने तय कर लिया आपने, उसके बाद आपका शांति पाठ आता है। इसके बाद देखो पूरा कंप्लीट जितना आपको बताया है सारा हम इसको करा के रखे हैं। ओंकार रूपी पक्षी हंस का जो आकार है वह दाहिना पंख है। हम जब नाद बिंदु पर से देखना पूरा हमने ऐसा समझा के रखा है। उकार उत्तर पंख क्या होती है, दाया पंख है, और मकार उसकी पुच्छ माना गया है, जो अर्ध मात्रा है वह मस्तक है। आप इसको जब मैंने बहुत स्लो मोशन में करा के रखा है, आप इनको जो जरूरी है आपके लिए, जो आप नहीं जानते हो, जो आपके लिए लगता है कि आपने अभी नहीं किया है, उसको आप इसको लिख सकते हैं। इसका तो एक सर जी चार्ट भी बना लो ना, बस तो भी काफी है। हाँ, चार्ट बना लो या पक्षी का वो बना करके पूरा डायग्राम, फिर ये पूरा उसी में आ जाएगा सब कुछ। इसके बाद आप लिखोगे इसमें कि गुण उस ओंकार के हंस के पाद आदि है, अर्थात रजगुण और तमोगुण उस हंस का क्रमशः क्या है, दाहिना और बाया पैर है। देखो आपने लिख गया ना, एक चार्ट में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा आ जाएगा इसमें। और तत्व सत्य गुण उसका शरीर है, और इसका दाहिना नेत्र क्या है आपका, इसका दाहिना नेत्र धर्म है, और बाया नेत्र क्या है, अधर्म कहा गया है। सारा चीज मिल गया आपको। इसी को आप जब बनाओगे पूरा मत लिखो, एक चार्ट बनाओ, बना करके उसको आप अपने याद करने के लिए अपने हिसाब से लेफ्ट राइट आपको मेंशन करके उनको आप लिखते रहो। कंप्लीट उपनिषद हमने बना के रखा है। एक खाली आपको मैं एक
प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि जब आप इसको रिप्ले करोगे तो आप कैसे इसमें से नोट करोगे। इस ओंकार रूप हंस के दोनों पैर में क्या है आपका भूलोक पृथ्वी आया हुआ है, उसकी जंघाओं में भुवर लोक और अंतरिक्ष में आपका क्या लिखा आपका क्या आया गया इसमें, उसकी जंघाओं में भुवर लोक यानी अंतरिक्ष आया हुआ है, उसके कटी प्रदेश में सुवर लोक यानी आपका स्वर्ग लोक पर उपस्थित है और नाभि प्रदेश में क्या है महल लोक है। इसी बात हम बता रहे थे। मैं इसको क्यों बताना चाह रहा हूँ, देखो कि एक उपनिषद में इतने कंटेंट होते हैं, इतने बारीक बारीक चीज़ होते हैं, तो अगर हम एक एक करके हम ऐसे याद कर लेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो यूनिट 3 का जो उपनिषद है इसमें बातों इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि ओवरलैप हो जाती है। जैसे नाद बिंदु भी है, ध्यान बिंदु भी है, ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद भी है, योगराज उपनिषद भी है, बहुत से उपनिषद है, तो उसके बातें जो होती है मिक्सअप हो जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि कंटेंट दे देते हैं और बताते हैं बताइए इसकी किस उपनिषद से है, बच्चे वही उस जगह पे गलती कर लेते हैं। इसलिए आप नाद बिंदु को फिर से अच्छे से करो, करने के बाद फिर हमें बताओ। आप में से हर कोई अपने अपने प्रेजेंट करे, क्योंकि प्रेजेंट कर पाना, प्रेजेंट जब करते हो तो आपकी जो अंदर का जो आपका दीधा आपका निकल जाती है और अब बहुत अच्छे से आप रेडी कर लेते हो। मैं आप लोगों की तैयारी ऐसा करा देना चाहता हूँ कि पूरा आपके अंदर तक पूरा चले जाए कंटेंट, इसको बार बार आप किसी बाहर जाके के मतलब ढूंढना न पड़े, आपके मन के अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ चली जाए। जैसे आप नाद बिंदु को इतने अच्छे से आपने कर लिए कि आप सोचो कि इतनी ज़्यादा कंटेंट होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी, इतने सारा मिला करके ये संभव है कि उसके पहले आप सारा कुछ आप रिवीजन कर लोगे 2-3 दिन के अंदर? कभी हो सकता है ऐसा? जब आप ऐसे अभी से करते जाओगे तो आपको पूरा कंटेंट का आपको यार जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हो सकता है कि हम सारा कुछ का हम दोबारा हमें एकदम पूरा उसी समय रिवीजन करें, उस समय हमें याद रहे। ऐसा नहीं होता। जब आप इस तरह से अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो क्या होगा, सारा याद रहेगा, और जब प्रेजेंट करोगे, जब बोलोगे, तब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अभी अगर कुछ और बोलना चाहते हैं नाद बिंदु के ऊपर तो आप बता सकते हो। कोई कुछ कहना चाहता है? अगर अभी आपको नहीं कहना है तो आप ठीक है। अभी हमने ऐसे बता दिया, समझा दिया आपको, हमने एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर के कंटेंट क्या होती है। आपको मैंने उपनिषद भी डिस्प्ले करके दिखा दिया, रिकॉर्डिंग में पूरा उपनिषद का रिकॉर्डिंग है वो कम्प्लीटली, उसको भी देख सकते हो। आप इसको करना और करके अगले क्लास में आप लोग इसको रेडी करके रखना। कोई भी आपको हर कोई रेडी करे, क्योंकि हर किसी को अपने अपने एग्जाम के लिए आपको क्रैक करनी है, ये सबके लिए है। ऐसे ही बोलो, जितना आपको आ रहा है धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। चलो आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद हमने कहाँ तक किया था, आपको आप करो क्वेश्चन नंबर जो हमने सीरीज वगैरह आपको हम डिस्कस किए थे उसके बेस पे आप करो सीरीज नंबर आपका 95 करो। 95 में क्या आपका नंबर भी है और आपका अल्फ़ाबेट भी है, दोनों के साथ है। 92 करो। क्या आएगा? इसके लिए आप जो अल्फ़ाबेट जहाँ पे वहाँ पे उस जगह पे आप एजोटी को लगा सकते हो और बताओ 95 के लिए क्या आएगा। क्या देख रहे हो आप, कैसे निकलेगा? अगर जो कंबाइंड होते हैं, दोनों होते हैं, ऐसे केस में क्या करेंगे, हम दोनों लिख देंगे। जो दिया गया आपको उस सीरीज को हम पूरा लिखेंगे। लिखने के बाद उसका नंबरिंग को हम स्टडी करेंगे कि क्या दिया गया है। जैसे इसको मैं दिखाता हूँ करके आपको।
B 2 E D 5 H F 12 K H 27 N। उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या देखते हो, बहुत आसान है। B कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। D 4, F 6 नंबर पे, H कितने में आता है? 8 पे। उसके बाद जो आएंगे उसका नंबर क्या होगा? 10 नंबर। 10 नंबर पे क्या आती है आपका? J आती है। जी तो स्टार्टिंग किससे हो जाएगा आपका? J से स्टार्ट होगा। जैसे J से अगर स्टार्ट होता है तो आप देखो ऑप्शन में J के अलावा और भी कहीं पर कुछ है? J आपका 2 जगह है, तो क्या कट गया? ये कट गया, ये कट गया। अब इसके बाद देखो नंबरिंग, देखो नंबर क्या बताएगा आपको इसमें? नंबर में 2 है, 5 है, 12 है, 27 है। तो क्या देखते हो? 2 है, 5 है, 12 है, 27 है। कुछ मिल रहा है इसमें से, नंबर में से? 2 के बाद 5 कैसा सकता है? 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 आ गया। +1 फिर 5 के बाद आपका 12 कैसा 5 सकता है? × 5 + 5 2 इंटू 2 प्लस 1, 12 आ गया। फिर 12 है, तो 12 इंटू 2 कितना आएगा? इसका मतलब क्या आपका? 27 एक सेकेंड, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। एक सेकेंड। 5 इंटू 2 प्लस 2 12 है ना? 5 to 10 प्लस 2 12। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 12 है, तो 12 इंटू 2 प्लस 3, यानी नंबर में 2 से गुना करके एक तरफ बढ़ता जा रहा है। तो 2 दूने 4, 1 5 हो गया। तो ये आपको 5 मिल गया आपके यहाँ से, ये 5 हो गया। फिर 5 दूने 10 प्लस 2 12 हो गया, तो 12 मिल गया आपका। उसके बाद 12 दूने 24 और 3 27 हो गया, तो 27 मिल गया आपका। तो इसके बाद का क्या हो जाएगा बताओ? 23 58 और 4 62 27 इंटू 2 प्लस 4 कितना होगा? 54 58 प्लस 4 इज इक्वल टू 58। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसमें GA और 58, तो आपके पास आंसर मिल गया क्या? GA के बाद 58 किस में है? डी ऑप्शन। हाँ, J के बाद क्या आ जाएगा? 58। यहाँ से आपका आंसर मिल ही गया आपको, ये भी कट गया। लेकिन अगर पूरा करना चाहते हो सीखने के लिए तो पूरा करते हैं। EHKN नंबरिंग करते हैं HOT से। E में कितने होती है? E का नंबर 5 H का नंबर 8 8 K का सॉरी नंबर 11 N का Q। नंबर 14। क्या देख रहे हो? लगातार 3 दिन की इंक्रीमेंट हो रही नहीं? 5 से 8 कितना आ गया? +3 गया। 8 से 11 कितना गया? +3 गया। और 11 से 14 कितना गया? +3 गया। यानी जो नंबर बनेगा 14 में 3 जो ऐड करो कितना गया? 17 कितने नंबर क्या आती है? कौन सा अल्फाबेट आती है? क्यों? तो J58Q क्या हो जाएगा? J58Q, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया समझ में तो बताएं। सबको आ गया? वेरी गुड। यस तो मैं ये क्या बताना चाह रहा था इससे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी आता है। ये देखो सारा PYQ है, एक भी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। ये दिसंबर में पूछा गया था, 2015 में पूछा आया था ये।
चलो 98 करो। टिक मार्क लगा रहता है क्योंकि बैचेस आते रहते हैं, कराता रहता होता है, PYQ है तो कभी कभी डिलीट नहीं करता, सारा चीज़ें रखी रहती है। 98 करो, कोशिश करो। इन ए सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोड एज देख रखा है QCJCARGML। द कोड ऑफ द अमेरिकन क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बता रहे हो आप? Yes, sir. 98 के लिए बता रहा हूँ। नंबरिंग करो, करके देखो क्या होता है। नंबरिंग के बिना भी आप कर सकते हैं। एस कितने नंबर पे आता है बोलो? उन्नीस 19। क्यू कितने में आता है? 17। गैप कितने दोनों का? 2 का गैप है। क्या हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। ए से अगर 2 माइनस करोगे तो किधर जाएगा? साइकिल घूम के 26 और उसके बाद क्या आएगा? 25। साइकिल घूमेगा ना, माइनस करोगे तो। जैसे ए कितना आ गया? 0 पे आ गया। मान लो आप ऐसे करते हो, ऐसे यहाँ ए लिखते हो तो A B C D ऐसे घूमेगा, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा? Z। पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा? Y। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? कहाँ जाओगे? 26 पे पहुँच गए। 1 माइनस करोगे तो 2 माइनस करोगे कहाँ जाएगा? 25 पे पहुँच गए। 25 पे क्या होता है? 2 माइनस करोगे तो पीछे जाओगे तो Y। तो स्टार्टिंग किससे होगा? Y से होगा। Y से कहाँ कहाँ पर है? 2 ही ऑप्शन है आपका, A और D। तो C कट हो गया और B कट हो गया। तो क्या बचा है आपका? अब आप चेक कर लो कौन से होंगे। अगला देखो, E के लिए क्या था? C था, 2 और घटा था इसमें। तो M के लिए क्या होगा? M कितना है? 13 नंबर पे आता है। उससे 2 माइनस करो, कितना? 11 आएगा। 11 किसके लिए आती है? 11 किसमें आती है? K के लिए आती है। तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। अगले क्लास में आप उपनिषद का, अगले क्लास में आप नाद बिंदु और ध्यान बिंदु दोनों में से कोई भी आप कर लो अच्छे से। नाद बिंदु या ध्यान बिंदु को, दोनों में से कोई भी, और आपको जो भी प्रेजेंट करनी है आप कर सकते हो अगले क्लास में। और लिंक मैं आपको दोनों सबको वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा, और इसके क्वेश्चंस आप करना, और जो मैंने ग्रुप पे भेजा है उसको भी कोशिश करना, फिर उसको हम डिस्कस भी करेंगे कल इसके बाद। थैंक यू सो मच आप सबका। इसके क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दें, क्योंकि उसके आंसर तो पता नहीं है सही है या। मैं आंसर लिस्ट भेज दूंगा। मैं एक दिन बाद भेजता हूँ इसलिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके, कि आंसर रहने से क्या होता है ना, क्यों नहीं भेजता तुरंत। आंसर अगर रहेगा तो आपका दिमाग उतना वो नहीं करेगा, क्योंकि पता ही रहता है कि आना क्या है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा टाइम दूँ, आप अपने हिसाब से आंसर निकालो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं मिलता कि हाँ ये सही है, हमको यही लाना है। अगर मैं आंसर कीज भेज दूंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ डी आंसर सही है, ऑप्शन डी सही है, तो माइंड ऐसा काम करता है कि हमें कैसे ऑप्शन डी लाऊं। तो एक आपको एडवांटेज मिल जाती है, और ये एडवांटेज जो होती है यहाँ तो मिल जाती है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत आपका हार्मफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। मैंने सारे रिसर्च करके रखा है कि बच्चों के साथ क्या क्या दिक्कतें होती है, क्यों नहीं कर पाते। एक एक क्वेश्चन का मेरे पास पूरा डिटेलिंग होती है, डिटेलिंग है सारा। इसीलिए मैं 1 दिन 2 दिन समझ देता हूँ कि आप अपना पूरा वो करो। उसके बाद मैं आंसर किस में आप भेज दूंगा आपको, आंसर किस मैं आज ही कुछ भेज दूंगा आपको। उसके बाद नहीं सर, अभी तो सारे सवाल सॉल्व नहीं हुए। मैं पूछ रही थी आप मतलब क्वेश्चन करके आपको भेज दूँ।
ऐसा पूछ रही थी मैं। मैं आपको एक दिन बाद आपके आंसर की मैं सबका भेज दूंगा। मैं इसलिए भी नहीं भेजता साथ साथ, क्योंकि वो भेजने से क्या होती है, मुझे वो चीज़ें वापस नहीं, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती जो क्वालिटी मुझे एग्जाम में चाहिए। क्योंकि आप लोगों के माइंड में होता ही है कि ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी को मान लो किसी क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है, आपका माइंड भी एक बन जाती है कि हमें ऑप्शन बी तो लाना है। तो उसके बाद दिमाग ऐसे ही काम करते हैं कि कैसे मैं ऑप्शन बी को लाऊं। तो उससे क्या होता है कि लॉजिकल चीज़ों को एनालिसिस उतना ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाता। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तो आप जब निकालते हो आप अपना पूरा दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। शुरू में कुछ गलती होती है, लेकिन धीरे धीरे इतना परफेक्ट हो जाती है कि आपको ज़्यादा आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही इतना कॉन्फिडेंट होते हो कि यही सही है, वो उस लेवल तक पहुँच जाते हो। मैं आपको भेज दूंगा आंसर के ग्रुप में, लेकिन आप इसको उपयोग करें। आप तुरंत आंसर की तरफ ना जाए, अपना पूरा दिमाग का पूरा बुद्धि का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि ज़्यादा, ये भी एक एक्सरसाइज होती है, माइंड की एक्सरसाइज होती है। क्योंकि आंसर रहने से क्या होता है कि आपको सपोर्ट मिल जाती है। बाकी मैं भेज दूंगा आपको। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद।